आपका जीएसटी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। मतलब अगर कोई स्फीयर है तो उसके रेडियस में आपको एरर दे रखा है। अब देखिए हमको दे रखा है कि अगर हम स्फीयर के रेडियस के लिए बात करें तो अगर इसको आर मान रहे हैं, इसमें एरर दिया हुआ है कितने परसेंट का, 2% का। तो हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम लिखा जाता है तो v इक्वल 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो 2% का एरर है तो हम जब परसेंटेज एरर चेक करते हैं वॉल्यूम के लिए तो डेल्टा v/v इंटू 100 लिखेंगे। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इसमें एरर 2% दे रखा है, इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2%। तो 3 इंटू 2% कर दें तो कितने परसेंट का एरर आ गया, 6% का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये 6 4 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन में कहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.099 मीटर। बताना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं। तो पहले से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। अगर हम यहाँ पर देखें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देखिए 9.99, उसके आगे हमको दो दो जीरो बढ़ा लीजिए। आप यहाँ पर सॉल्व कर दें तो सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 और ये कितना हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात किया तो मिनिमम इसमें दिख रहा है, इसलिए हम लोग का बस ये 3 डिजिट कंसिडर करेंगे। जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9.98 डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा है कि टू बॉडी ए ऑफ मास 1 kg, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक को 3 मीटर 3 kg का जो है और 1 kg का जो है, एक को 16 मीटर और 25 मीटर से उसको क्या किया जाए, ड्रॉप किया जा रहा है। द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकिंग बाय देम टू रीच द ग्राउंड। आप ऐसे समझिए अगर एक हाइट ये है, अगर एक हाइट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं h1 और दूसरे वाले को h2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पढ़ाया गया है t के लिए डायरेक्ट फार्मूला 2h/g, ठीक है। तो जो रेशियो है हम देख सकते हैं t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, h वाली बात है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इस चीज़ के लिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें तो t1/h1, अगर हम t1/t2 और यहाँ लिख दें h1/h2 डायरेक्ट निकाल दें इसको, सबसे अच्छा रहेगा। तो हम देख सकते हैं एक के लिए दिया हुआ है रूट 16 और दूसरे का दिया हुआ है 25। जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 16 का 4 और इसका 5 हो जाएगा, ये हो गया 4/5। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू h/g होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 4/5 यानी 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि a ball is projected with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with the vertical direction। किस डायरेक्शन से एंगल कंसीडर करना है, वर्टिकल से।
इफ द इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस फिगर को समझना है। देखिए, जो एंगल कंसीडर किया जाएगा उसमें वर्टिकल से बोला है 60 डिग्री, यानी इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितना हुआ, 30 हुआ। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछा तो क्या हम इस फिगर की बात करेंगे, और हमको पता है कि यहाँ पर स्पीड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है u cos थीटा, है ना। वर्टिकल पे पूछा है वो हाईएस्ट पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पे अगर हाईएस्ट कंसीडर कर रहे हैं तो यू एक्स क्या लिखा जाएगा, u cos थीटा। तो लिख दिया जाए, u की वैल्यू कितनी 10 और cos 30 है, तो √3/2, ये कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ गया 5√3, ठीक है। आंसर क्या है 5√3, समझे हैं। क्योंकि यहाँ से जो पूछा था वर्टिकल से एंगल, तो वर्टिकल से एंगल 60 है, तो यहाँ पर जो एंगल लिखा जाएगा वो कितना 30, क्योंकि ये 60 था तो जो बचा वो कितना है 30, इसीलिए हम यहाँ पर u cos थीटा लिखे तो 5√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मन से समझिएगा क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, कह रहा है कि 100 ग्राम आयरन बॉल हैविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बॉल के साथ कितने डिग्री का एंगल है 30 का, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, यानी 30 डिग्री यहाँ भी है और 30 डिग्री यहाँ भी है, तो स्पीड भी दोनों के लिए सेम है। If the period of contact between the ball and wall is 0.1 second, टाइम दिया हुआ 0.1 सेकेंड, then the force experienced by the wall, तो कह रहा है कि ये वॉल पे कितना फोर्स मतलब अप्लाई करेंगे, बेसिकली उसको निकालना हम लोगों को। तो अगर हम जनरली पहले कुछ समझे, देखिए समझना क्या है, इसकी कंपोनेंट वाली बात है, इसलिए ध्यान से। फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल 30 है, ये एंगल भी कितना 30, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। अगर हम सिर्फ इसके लिए, चूंकि मास भी सेम है दोनों के लिए, मोमेंटम भी सेम होगा, तो अगर हम इसके लिए मोमेंटम p मान रहे हैं तो इसके लिए भी तो मोमेंटम p ही माना जाएगा। तो अगर कंपोनेंट करेंगे तो इसका कंपोनेंट निकाला जाए तो ये हम लिख सकते हैं p cos 30। तो इस डायरेक्शन में जब लिखा जाएगा इस वाले के लिए, ये भी कितना, ये हो जाएगा p sin 30, डन है। लेकिन जब इसके लिए लिखा जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए सीधे ऊपर की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा p cos 30। लेकिन जब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे तो आप जनरली ऐसे समझिए, अगर ये चीज़ इधर बनाते तो ये तो हमारा अगर 30 दिख रहा है तो यहाँ पे 30 दिखा करके p cos थीटा ऊपर दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, तो p sin 30 ये हो जाएगा। तो ये दूसरे के क्या है अपोजिट, लेकिन ये दोनों क्या है दूसरे सेम डायरेक्शन में। तो हमको दो कंपोनेंट निकालना, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट अगर निकालें नेट मोमेंटम तो हम निकाल भी सकते हैं चेंज इन मोमेंटम p इन y डायरेक्शन, देखिए तो अगर डेल्टा पी वाई लिख दें, हमको पता है P2 माइनस P1 लिख सकते हैं सीधे यहाँ पर। जब ये दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, तो P cos 30 ये हो जाएगा P cos 30, ये दोनों तो कैंसिल होकर के कितना हो गया 0, यानी जो y कंपोनेंट में मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है मोमेंटम की 0। अगर हम अब निकालें चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो देखिए डेल्टा p x लिख दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
इसको अगर हम निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इधर आ रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है। तो अगर हम लिखते हैं P2 माइनस P1, यहाँ भी x लिख दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए। अब चाहते तो यहाँ पर y लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस P साइन 30, और ये जब इधर है तो निगेटिव हो जाएगा, तो P साइन 30। तो क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, -2P साइन 30। डन। अब हमको जब ये मिल गया, हमको तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर वैल्यू रख दें 2P के लिए m इंटू वी, m दिया हुआ है कितना, देखिए m की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम, P इक्वल हम लिख सकते हैं mv, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए P इक्वल, अगर mv निकाल रहे हैं तो 100 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और v कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई P के लिए, 1 आ गया कि नहीं, 1 रख दिए, और साइन 30 कितना, 1/2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, यानी जो इसकी वैल्यू आई कितनी आ गई, 1, यानी चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना आया, 1 आया। हमको चाहिए क्या, फोर्स। हमको पढ़ाया जाता है F इक्वल डेल्टा P, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ की तो वैल्यू 1 है, और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब 1/10 होगा तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई आपकी 10 न्यूटन। यानी कौन सा करेक्ट है हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। क्यों, फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे क्वेश्चन में दिया था तो ये एक डायरेक्शन दिया और एक डायरेक्शन इधर, तो जब अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो ये 30 है, तो जब इस वाले का कंपोनेंट निकाला गया है ऊपर वाले के लिए, तो अगर इसको P लिए थे तो इसको भी P लिखा जाएगा। ये क्या हुआ था मेरा, P cos 30, और इधर जो इसका कंपोनेंट आया था वो क्या है, P sin 30। लेकिन जब इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला तो कंपोनेंट हम इसको P cos 30 लिखेंगे, जो इधर का कंपोनेंट निकालेंगे, चूंकि ऐसे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसको जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा माइनस, या वैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन बना दिए हैं P sin 30। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी y डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट क्या है मेरा, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन x डायरेक्शन में जो निकाला जा रहा है दोनों कंपोनेंट क्या है, अपोजिट है। इसीलिए जब यहाँ पर निकाले हैं तो y कंपोनेंट चूंकि दोनों सेम थे, मैग्नीट्यूड सेम था, तो 0 हो गया। इस वाले में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये भी माइनस में आया और ये भी, तो दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर -1 लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब था, तो डेल्टा पी एक्स करके लिखते, तब भी उसका 1 लिखते। फिर हम जानते हैं एफ इक्वल क्या, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, 1/0.1 10 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, when a person walk on a rough surface the net force exerted by surface on the person is in the direction of his motion। ये तो ऐसे ही गलत है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द पर्सन इज इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। अब जानते हैं कि जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन वॉक ऑन अ रफ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स बाय रोड ऑन पर्सन इज इन मोशन ऑफ द पर्सन। अब देखिए कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन वॉक ऑन अ रफ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स बाय रोड ऑन पर्सन इज अगेंस्ट का। आप ऐसे समझिए, अगर ये सरफेस है मेरा, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर ये हम कोई सरफेस कंसीडर किए और इस पर अगर हम प्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए यही अपने पैर से प्रेस कर रहे हैं, तो फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं, मेरा मोशन तो इधर है। अगर हम पैर से इसको इधर प्रेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, यानी फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, इधर। तो ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या है मेरा, रॉन्ग है। अब आंसर मैच कर सकते हैं, 2 आर करेक्ट, पहला और दूसरा दोनों गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। इसे कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, सेकंड वाला। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सीखने के लिए कुछ मिलेगा इसमें आपको। देखिए कहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मतलब पार्टिकल का मास दिया हुआ 2 kg मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन t इक्वल 0 एंड t इक्वल 2। ठीक है, वर्क डन पूछा, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वर्क डन के लिए, वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो अगर मैं t इक्वल 0 का मतलब इस पे और t इक्वल 2 पे, इस पे दोनों पे निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्यों, t इक्वल 0 पे वेलोसिटी कितनी है 20, तो अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ और k फाइनल यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, अब देखिए 20 यहाँ पर है, जब इस एक्सिस पे आएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी k फाइनल यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फाइनल, इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0। तो अगर हम निकाल दें तो आप देख सकते हैं 1/2 mv, फाइनल वाले के लिए यहाँ पर तो 0 हो गया मेरा, और माइनस 1/2 mv, तो 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू तो 0 है, माइनस 1/2 m की वैल्यू कितनी 2, और ये 400 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी -400। तो कौन सा करेक्ट है हम लोगों का, -400, ये देखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी यहाँ पे 20 है, t इक्वल 0 पे कहा था यहाँ पर t इक्वल 0, तो हम पहले इसको कंसीडर करेंगे, इनिशियल ये होगा, फिर कहा t इक्वल 2, तो फाइनल ये होगा, तो t इक्वल 2 पे वेलोसिटी कितनी है 0 है। अगर किसी को डाउट है तो आप ये समझिए, हम सब जानते हैं कि अगर ये y एक्सिस है और ये x है, तो जो y की वैल्यू होती है इस एक्सिस पे क्या होती है 0, तभी तो इसको लिखा जाता है x0, है ना। इसीलिए जो 20 यहाँ पर था, यहाँ पर आने के बाद क्या है 0 है। डन है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एन एक्सप्लोजन ब्लो अ रॉक इनटू 3 पार्ट, मतलब कोई रॉक है, उसको हम लोग एक्सपोज किए हैं तो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। कह रहा है 2 पार्ट गो ऑफ एट राइट एंगल, 2 पार्ट क्या है राइट एंगल पे जा रहे हैं ईच अदर, दिस 2 आर 1 kg, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एंड 2 kg, second part moving with a velocity of 8 meter per second. If the third part fly off with a velocity of 4 meter per second, इस मास वुड बी, पूछा इसका मास क्या होगा। अब जनरली पहले फिगर समझिए, देखिए अगर मैं आपको ऐसे फिगर बना दूं, कहा है कि 2 पार्ट जो है वो 90 डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसके अपोजिट वाला तीसरा होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जब इसको बैलेंस करेगा तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक तरह से देख सकते हैं इसमें। तो अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो अगर मैं इसके लिए P1 लिखूँ तो m इंटू वी वाली बात करेंगे, इसको क्या लिख दूँ m1v1 स्क्वायर, और इसको लिख दूँ अगर P2, इसको क्या लिख दूँ m2v2, ठीक है, और इसका स्पीड पूछा है तो आप इसको m3v लिख दीजिए। डन है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं अप्लाई कर दूं इस चीज़ को, फिगर समझ में आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो अगर मैं अप्लाई कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m3v इक्वल, चूंकि 90 डिग्री पे हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। डन है। अब m3 की जगह पर कितना दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में कितने में दिया हुआ है 2 kg, और ये सब 4 मीटर दिया हुआ है, तो m3 निकालना है, ये हमारा 4 है। चलिए m1 1 है, इसको 1 कर दें, इसको 12 का स्क्वायर कर दिया जाए, और प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 2 है, और स्पीड दिया हुआ है 8। तो अब देखिए m3 इंटू 4, ये 12 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का 256, तो ये 648,
ये 400 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 20, यानी 4m3। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5, तो m3 की वैल्यू कितनी हो गई 5 kg। डन है। देखिए हमने किया क्या, क्योंकि उसने बोला था कि 1 और 2 kg के हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो बस मैंने ये फिगर बनाया, इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट किए, सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा करेक्ट है 5। देखिए कहा है, ध्यान से कहा है कि टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली विद द सेम टाइम पीरियड। मतलब उसके लिए कैपिटल टी की वैल्यू क्या दिया है, सेम दिया है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आसान है। देखिए क्यों, जो हम लोग लिखते हैं बेसिकली, अब ध्यान दीजिए, हमको पढ़ाया गया है F इक्वल mv² r, डन है। लेकिन उसने टाइम पीरियड टर्म में पूछा, तो अगर वो सर्कुलर पाथ कर रहा है, इसका रेडियस अगर हम r मान रहे हैं, तो जो t लिखा जाएगा वो तो 2πr/t लिखेंगे। यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो अगर मैं इसको लिखता तो m v की जगह पर क्या लिख देता हूँ 2πr/t, इसका स्क्वायर है और नीचे r, मतलब r लिख दे। तो सीधे सीधे मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर m 2π/t लिखें, इसका स्क्वायर कर दें और r स्क्वायर बाहर, नीचे r, तो क्या एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो जो f की वैल्यू आई, क्या m 2π/t स्क्वायर इंटू r आया, है कि नहीं है। क्योंकि मास सेम होगा, टाइम पीरियड सेम है, 2π कांस्टेंट है ही, तो अगर दोनों के लिए पूछा है, जैसे एक इसके लिए और एक दूसरा बना दें, इसका r1 बोल दें और इस वाले के लिए r2, तो जो रेशियो पूछा F1/F2 का पूछा, तो दोनों की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर m रखें, 2π/t सेम है, इसके लिए r1 लिख दें, दूसरे वाले के लिए लिखें तो 2πt लिखें, स्क्वायर कर दें, इसको r2 कर दें। ये तो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, बचा क्या r1/r2। डन है, क्योंकि t के लिए 2πr/t लिखा, v के लिए हम लोग लिखते हैं जो यहाँ पर v बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, v के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2πr/t, ये सेम था दोनों के लिए, यहाँ पर रख करके सॉल्व किए तो ये कैंसिल, r1/r2, तो करेक्ट क्या है मेरा r1/r2, v के लिए लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए इजी भी है, बहुत इजी है। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके लिए डाटा लिखते चलिए। देखिए कह रहा है दो ब्लॉक है, चलिए एक ये बना दिए, इसको m1 कर दे रहे हैं, और एक दूसरा बना रहे हैं, इसको m2 कर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है m2, इसको स्पीड u2 लिखें, तो कह रहा है एट रेस्ट है विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर कहा अगर ये 1 kg का था, ये 1 kg का है और ये 2 kg का है। ठीक है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जब इससे कोलिजन हो गया तो जो 2 kg का ब्लॉक है, ये चीज 2 kg का जो ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, ब्लॉक बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होने के बाद, यानी जब इस पर कोलाइड हुआ ये, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। देन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द कोलिजन, मतलब वो हमसे ई की वैल्यू पूछ रहे, उनको पता है, यानी मुझे v1 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 kg के ब्लॉक की स्पीड नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे मान लीजिए आप v मान लीजिए। ठीक है, ये नहीं पता, जो हमको ई का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो क्या लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ऐसे लिख सकते हैं। अब
देखिए अगर मुझे V1 चाहिए, V1 अननोन है, हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दे, तो M1 V1, चाहे U1 लिखिए पहले, प्लस M2 U2, अब लिखिए M1 V1 प्लस M2 V2। M1 की जगह पर 1 और इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि U2 की वैल्यू क्या है, जीरो। M1 1 kg है, इसका स्पीड V मान लिया गया है यहाँ पर V, प्लस ये हमारा 2 kg का है और V2 की वैल्यू 4 है। देखिए ये 6 हो गया, चूंकि 4 2 या 8, ये 1 ही है, इधर आएगा तो -8, सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी पहले वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी है, -2। अब ये चीज़ यहाँ पर पुट किया गया, V2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 4, और माइनस V1 की वैल्यू कितनी आई है, -2, ये -2 लिख दिए। U1 कितना है, 6, और ये वैल्यू तो 0 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/6 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 1, यानी E की वैल्यू कितनी है, 1। डन है। देखिए हमने किया क्या, चूंकि कहा था U1 6 है और U2 रेस्ट पर है, कोलाइड हुआ, इसकी स्पीड अननोन है, इसका स्पीड 4 दिया था, तो E के लिए V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 लिखते हैं। तो जब इस फॉर्मूले का यूज किए कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए, तो M1 U1 प्लस M2 U2 रख के सॉल्व किए, M1 V1 M2, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखी, ये तो 0 हो गया, इसकी 6 है, ये 1 kg का था, 4 2 8 उठा के इधर किए तो 6 माइनस 8 तो 2 की वैल्यू आ गई, मतलब V इक्वल -2 आ गया, यही चीज यहाँ पर पुट किए, आंसर आ गया। डन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। क्वेश्चन में कहा कि व्हाइल हैविंग अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg पर, मतलब उसका आई का वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, व्हील है कोई, उसकी आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2, ठीक है। अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट द रेट ऑफ 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट, कितने मिनट में स्टॉप की बात कर रहा है वो, 1 मिनट में, ठीक है। चलिए न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, यानी इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट है, इसका मतलब इसको 60 सेकेंड कर लीजिए, यानी 60 सेकेंड में निकालना है। पहले तो आप ये सोचिए कि उसने 60 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, यानी इनिशियल ओमेगा की वैल्यू वो दे रखा है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम कर लीजिए। इसको अगर चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2π रेडियन, ठीक है। अब एक चीज समझिए यहाँ पर, ये निकल गया, अब द टॉर्क, तो पहले ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी है, वो तो स्टॉप हो गया 0, तो मुझे अगर टॉर्क चाहिए तो टॉर्क के लिए लिखा जाता है आई अल्फा, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो इसके लिखा जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ओमेगा फाइनल की वैल्यू तो 0 है, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर जो आया है 2π आया, और टाइम दिया हुआ है हम लोगों का 60, तो देखिए यानी माइनस है तो 2π/60, इससे ये कैंसिल, -π/30 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड की टर्म में दिया, डायरेक्शन नहीं, तो आई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टॉर्क अगर लगा दी तो आई की जगह पर 2 लिख दे, ठीक है, और अल्फा की जगह पर π/30, तो इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये 15 हो जाएगा, यानी π/15, तो π/15 कौन सा है, 4th, ये देखिए, ठीक है। किया क्या गया है सुन लीजिए, कहा है कि व्हील है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दिया हुआ था 2, हमने रख दिया, कह रहा है कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था,
60 रोशन पर मिनट। मैंने इसको कन्वर्ट किया तो डायरेक्ट पर मिनट दिया था, 2π/60 कर दिए तो 2π आंसर आ गया इसका, वही पर सेकेंड जो भी हो। तो ओमेगा एफ की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि देखिए स्टॉप हो गया है ना, तो ओमेगा फाइनल क्या है, 0 हो गया। तो अल्फा के लिए क्या लिखा जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। सिंपल जो ए के लिए हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली v माइनस यू बाई टी, वही है समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये 0 है, फिर इसकी वैल्यू 2πi है, रख दिए, 60 था तो -π/30, क्योंकि आंसर जो दे रखा है उसमें निगेटिव से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो हमने रखा तो π/15 कर दिए। तो कौन सा करेक्ट था, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, बहुत इजी है। क्या बोला, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई इनिशियली एट रेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है ये चीज, कह रहा है टू पार्टिकल एक्स एंड वाई इनिशियली एट रेस्ट, दोनों क्या है, इनिशियली एट रेस्ट है, यानी ये भी 0 है, ठीक है। एट रेस्ट स्टार मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के, दोनों क्या है, रेस्ट पर है। each other mutual attraction if at any instant velocity of x is v, कह रहा है किसी टाइम मान लीजिए मोशन में आया और यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड कितनी है, v है, और दूसरे वाले की 2v है, और मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी है, 2v दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब दोनों पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट होते हैं, यानी उसमें ये है, तो उस पर लगने वाला एफ नेट तो 0 है ना, इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या है उसमें, 0 है स्टार्टिंग में, क्योंकि रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम निकालेंगे तो सम ऑफ मोमेंटम 0 के इक्वल होगा, उसमें ए भी क्या है, 0, इसीलिए सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा फर्स्ट आंसर है 0 हो जाएगा। डन है, चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 9r and r respectively. If the speed of satellite A is v, then the speed of satellite B will be, देखिए हमको रेडियस दे रखा है, ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी लिखा जाए 9r and r respectively. If the speed of satellite A is v, then the speed of satellite B, हमको सैटेलाइट बी का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड भी निकालना है, अगर हम लिख दें, जी भाई क्या हुआ, अरे देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अर्थ आर 9r and r, यानी पहले वाले का 9r है और दूसरे वाले का r है रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज v, देन स्पीड ऑफ सैटेलाइट b, तो मैंने कहा कि v स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ से सीधे v इक्वल क्या लिख सकते हैं, रूट में gm/r लिख दिया। तो हमने क्या नोटिस किया, जैसे रेडियस के टर्म में पूछा, तो अगर मैं लिखूँ ध्यान से वहाँ पर, तो क्या मैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√r का केस कंसीडर कर लूँ, ठीक है। अगर मुझसे दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, अगर v2/v1, तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा r1/r2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों, आप देख सकते हैं जब यहाँ पर दिया हुआ है तो 9r और r दे रखा है, इसलिए बाकी तो कांस्टेंट के टर्म में हो जाएंगी, तो r1 की जगह पर क्या लिख दूँ, 9r
और उसकी जगह पर कितना दिया है आर, तो आर से आर कैंसिल, कितना हो गया √9, यानी हमारा ये 3। और स्पीड पूछा तो v2 इक्वल 3v1 या फिर 3v, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम लोग का सेकेंड। देखिए क्या क्या गया है सुन लीजिए। रेडियस दे रखा था सेटेलाइट के लिए, पहले वाले के लिए 9 आर और दूसरे वाले का आर, बाकी चीजें क्या है कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर जी एम बाई आर लिखते हैं, तो v को रूट में जी एम बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे करके लिखे R1 की जगह पे 9R और इसकी जगह पर R, तो R से R कैंसिल, तो 9 का स्क्वायर कितना 3, तो v2 वैल्यू कितनी आ रही है 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा, कह रहा पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट y इन गिवन y के टर्म में दिया हुआ है, y इक्वल 3 sin 5 pi t plus pi, where y is in meter and t is in second, what are frequency and period of motion, फ्रीक्वेंसी पूछा। चलिए जनरली अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये ओमेगा की तरह बिहेव करेगा, तो अगर मैं ओमेगा को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2π/2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है मेरा 5 पाई, आप यहीं पे कंसीडर कर लें तो क्या पाई से पाई कैंसिल, देखिए 1/t, 1/t को ही क्या कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो हो गया 2 को नीचे कर दीजिए 5/2 यानी 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो 2.5 हर्ट्ज यहाँ भी है यहाँ भी है। और क्या पूछा हमसे, टाइम पीरियड पूछा, तो टी के लिए जब निकाला जाएगा तो टी इक्वल टू 1/f करना है, तो आप देख सकते हैं यानी 1/2.5 यानी 25/10, 25 हो गया, ये 5 2 हो गया और ये 5 5, डिवाइड कर दीजिए 2/5 को यानी 0.4, तो 0.4 किसमें है सेकेंड में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड, क्यों, क्योंकि इसको ओमेगा की तरह कंसीडर कर लिया जाए, तो ओमेगा को 2π/t लिखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया 1/t सॉल्व। फ्रीक्वेंसी क्यों चेक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी 2.5 है यहाँ भी 2.5 है, दोनों के लिए सेम था, टाइम पीरियड निकाला गया तो 1/f लिखते हैं, तो कैंसिल किए तो 25/10, 10 को डायरेक्ट ऊपर कर दिए, डेसिमल हटा दिए हैं, तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। क्या कहा, कह रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज n, मतलब फ्रीक्वेंसी इनिशियल दे रखी है n, इफ द लेंथ टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द वायर आर ट्रिपल, कह रहा लेंथ भी लेंथ डायमीटर ऑफ वायर ये सब क्या कर दिया, टेंशन भी ट्रिपल कर दिया जा रहा है। पहले तो फार्मूले पे आते हैं, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए, F इक्वल तो 1/2L टेंशन, इसके टर्म में लिख दिया जाए, ठीक है, T/μ लिखा जाता है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ वाली बात हो गई। अब यहाँ पर समझना क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि लेंथ टेंशन एंड डायमीटर ऑफ वायर आर ट्रिपल कर दे रहा है, तो अगर मैं इसको F1 कंसीडर कर लूँ, चलिए तो अगर मैं F2 लिखूंगा तो 1/2 और जब उसकी जगह पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3L लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसने लेंथ चेंज किया है 3 टाइम्स, टेंशन भी कितना कर दिया है 3T टाइम्स म्यू, यहाँ ध्यान देना है। अब चूंकि वायर ये है, ठीक है, अगर हम वायर के लिए म्यू लिखे हैं तो इसका एरिया अगर ए लिखते हैं तो म्यू के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू बी डेंसिटी के टर्म में लिख दें, ठीक है। तो अगर एरिया लिख दें एरिया, तो एरिया के लिए क्या लिखा जाएगा πr², ठीक है, इसी को कंसीडर किया गया, रो को रो रहने दें, क्यों, अब यहाँ देखिए तो म्यू लिखा गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई, ठीक है, चूंकि ट्रिपल हुआ है, जब ट्रिपल हुआ है तो जैसे डायमीटर, अगर ये चीज इसका
ट्रिपल होगा तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, ट्रिपल होगी। ध्यान दीजिए, अगर हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं इसका 3 टाइम्स कर रहे हैं तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा इसकी जगह पर क्या लिख दूँ, 3r स्क्वायर, और ये तो वही रहेगा मेरा। ठीक है, अगर मैं F2/F1 कर दूं, ठीक है, यानी F2 की वैल्यू f और इसकी वैल्यू n मान लें, जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 1/2l ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ये कटा, पाई भी टेंशन t से t पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पाई है यहाँ पर भी अगर लिख देता, देखिए तो t यहाँ पर लिखता तो पाई r स्क्वायर एरिया और यहाँ पर रो, ये सब भी कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो जाता है, टी भी मेरा क्या है, कैंसिल हुआ। F2 ऊपर था तो जब इसके लिए रखे तो एक टी से क्या हुआ, 3 है, टी से टी कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 था। यहाँ पर अगर ऐसे लिख देता, तो देखिए सारा काटने के बाद तो 3/3 का स्क्वायर 9, तो ये कैंसिल होता तो 3 1/3, 3 नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा करने के बाद 1/3 और एक रूट में है ये 3 ऊपर कर दीजिए, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, n/3√3। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, फोर्थ वाला। देख लीजिए ध्यान से, डायरेक्ट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि n है, लेंथ दिया, लेंथ टेंशन एंड डायमीटर ट्रिपल टाइम किया है, तो फंडामेंटल के लिए यही पढ़ा जाता है 1/2LT/μ। क्योंकि अब हमको एरिया के टर्म में क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर हम इसको एरिया के टर्म में नहीं करेंगे तो ये वायर है, इसका डायमीटर का केस कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि डायमीटर का केस कहाँ है, तो रेडियस चाहिए। हमको पता है कि म्यू इक्वल रो इंटू ए लिख सकते हैं। डेंसिटी के लिए यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये समझिए, डेंसिटी के लिए क्या लिखा जाता है, m/v ही तो लिखते हैं, है ना। तो ये अगर मैं म्यू लिखता, आप ऐसे समझिए, मास यहाँ पर लिखा, तो अगर मैं m/v लिख रहा हूँ, इसका और इसका यूनिट लिखूँ तो एरिया है, तो मास है, ठीक है, और इसका लिखते तो मीटर स्क्वायर, ये मास कर दे रहे हैं पूरा, ये क्या है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो है मीटर क्यूब आएगा। जब इससे ये कैंसिल होगा तो 1/m ही तो आया, यानी मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ है कि नहीं है, इसीलिए मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके टर्म में यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये चीज़ डन है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, F2 इक्वल n/3√3। क्यों, क्योंकि जहाँ पर L लिखा था 3L लिखे हैं, टेंशन था तो उसको 3 टाइम्स किए हैं, पाई से पाई कैंसिल किए, डेंसिटी से डेंसिटी 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। F2/F1 लिखेंगे, F की जगह पर क्या लिख सकते हैं, n, नीचे 3 है ही, ये पूरा कैंसिल हो गया तो रूट में 3 बचा था, तो 1/3√3 यानी F2 इक्वल n/3√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, फोर्थ वाला, डन है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स इफ टेम्परेचर बिकम 4 टाइम्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लोग एक फार्मूला ही पढ़ते हैं, ये देखिए फार्मूला क्या पढ़ा जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसलिए पहला वाला ऑप्शन इन लोगों का क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट। तो फर्स्ट तो बहुत, ये तो बहुत ईजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों, आप ये देखिए, कहा है कि बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए अगर हम अर्थ बना दे रहे हैं, चलिए अगर मैंने क्या किया, अर्थ कंसीडर किया, ठीक है, तो ये चीज क्या है मेरा, इसका रेडियस r मान लो, तो क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस, मतलब हम जिस हाइट निकालना है वो इसका हाफ है, यानी ये r/2 है, यानी टोटल हाइट अगर हम h की बात कर दें तो h इक्वल क्या लिख सकते हैं, r/2 प्लस r,
ठीक है, यानी 3r/2, ये इस पे हमको कंसीडर करना है। अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो पूछा कि अगर यहाँ से उसको यहाँ ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंजिंग होगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल माइनस जी एम एम बाई आर, ये लिखा जाएगा। तो इजी है। अब क्यों इजी है, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो अगर हम निकालना चाहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो माइनस जी एम 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 लिख दें और ये आर है हमारा, ठीक है, इस पर कंसीडर कर लिया जाए। फिर अगर इसको U1 मान लें और इसको U2 मान लें, ठीक है, U2 पे जब लिखा जाएगा तो माइनस जी एम एम, अब आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 3r/2 लिखेंगे, लिखा जाएगा। ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, यानी माइनस 2 जी एम एम अपॉन 3r आया। तो इसमें से इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यू डेल्टा यू चाहिए अगर, तो U2 माइनस U1, देखिए मैं लिख दूं माइनस जी एम एम अपॉन 3r, यहाँ पर 2 है, माइनस जब इसके लिए लिखूंगा ध्यान दीजिएगा माइनस जी एम एम और नीचे कितना आर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 है नीचे 3 आ रहा है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी, तो उससे फायदा क्या होगा, 3r हो जाएगा नीचे और 3r मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाले में से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, अब देखिए नीचे यहाँ पर 3r था, मैंने ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया नीचे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3r, अब ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव में से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा जी एम एम अपॉन 3r। क्या मुझे ये वैल्यू मिली, क्योंकि आंसर हम लोग को इसके टर्म में दिया है, तो हम लोगों को पढ़ाया गया है जी आर स्क्वायर इक्वल जी एम, ठीक है, कहाँ से आता है ये भी देख लीजिए। जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिकली इसके लिए, तो जी इक्वल हम लोग पढ़ते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसी जी एम की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसे ही यहाँ पर पुट किए जी एम की जगह पर जी आर स्क्वायर और पहले से एम है बाई 3r, तो क्या एक आर से एक आर कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 1/3 mgr, कितना आंसर हो गया 1/3 mgr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, देख सकते हैं। डन है, एक बार और समझा दें, ठीक है, देखिए जैसे अगर h का है r/2 प्लस r है, तो 3r/2 क्यों, क्योंकि कहा है कि सरफेस से इसकी रेडियस के हाफ पे निकालना है, यानी यहाँ पर निकालना है, और एक यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो U1 ये है U2 ये है, तो U1 रखे सॉल्व किए, U1 की वैल्यू रख दिए, U2 इतना रखे, तो यहाँ पर कितना 3r/2, उसके बाद क्या किए 2 को ऊपर कर दिए, तो माइनस 2 जी एम एम अपॉन 3r हो गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो U2 माइनस U1, तो माइनस 2 जी एम एम अपॉन 3r, माइनस जब इसको रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि नीचे 3 आ रहा है तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 3r, अब इस वाले में से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया पॉजिटिव हो गया, जी एम एम अपॉन 3r इतना आया, क्योंकि आंसर स्मॉल एम जी आर के टर्म में दिया है, हम लोग को पढ़ाया जाता है जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर दिए तो जी एम की वैल्यू कितनी आई जी आर स्क्वायर, अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट किए तो एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1/3, ये 3 बच गया, एम बचा जी बचा और आर बचा, इसलिए कौन सा करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। डन है, देखिएगा हो रहा है। बंद बना, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, कह रहा वाटरफॉल्स इज 84 मीटर हाई, इफ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द फॉलिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, मतलब जो हाइट से गिराया जा रहा है उसको 84 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हाफ पोटेंशियल एनर्जी हीट में। यानी हम Q इक्वल लिख सकते हैं हाफ mgh, ठीक है, क्योंकि हीट में कन्वर्ट हुआ तो हाफ mgh लिख सकते हैं। फिर कहा द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी, तो कह रहा है टेम्परेचर में कितना राइज होगा। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम जानते हैं फॉर्मूला लिखा जाए Q इक्वल एम सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मुझे डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं Q अपॉन एम सी, तो Q की जगह पर क्या लिख दूं, हाफ एम जी एच, और यहाँ पर m इंटू सी, एम से m कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए हम लिख सकते हैं 1/2 जी एच अपॉन सी, वैल्यू पुट कर दीजिए, g की जगह पर लिख दीजिए 9.8, और ये दिया हुआ है 84, तो यहाँ पर 84 लिख दिया जाए 2, और जो सी है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, तो लगभग हम लोग मान सकते हैं सीधे 4200, सिंप्लीफाई कर दें तो 42 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बचा हमारा 9.8 और नीचे बच जा रहा है 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल किए थे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करते हैं सीधे, देखिए 2 डेसिमल पे आगे बढ़ेगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.098, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि 84 मीटर हाई से क्या हो रहा है, गिराया जा रहा था, और उसकी हाफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट में, तो Q इक्वल हाफ mgh लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला रखे Q इक्वल mc इंटू डेल्टा टी, जो C की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है वो कितनी, वाटर के लिए यही होता ही है, ठीक है, रख दिए, सॉल्व कर दिए, कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, क्यों, आप ये देख सकते हैं, कहा है कि गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए, फिर ऐसे देखिए ए बी सी ए गया है, साइक्लिक है, एज शोन द नेट वर्क डन बाय द गैस, हमको पता है जब पढ़ाया गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल देते हैं, जो ये फिगर दिया है इस फिगर का क्या कर दें हम लोग, एरिया निकाल दें, इस फिगर का क्या करना है, एरिया निकालना है, तो इस एरिया के लिए निकालें तो हम लोग ट्रायंगल दिख रहा है, हम लिख सकते हैं 1/2 हाफ बेस, अगर बेस की बात किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है, 5 है, ठीक है, और ये किसके टर्म में है, बोल्ट में 10 पावर -3, तो जब यहां पर लिखा गया है 10 पावर -3 मल्टीप्लाई कर दें, अब यहाँ वॉल्यूम था तो 10 पावर -3 मीटर क्यूब करके था, इतना लिख दिए, फिर हाइट के टर्म में जब लिखा जाएगा तो ये हाइट कंसीडर करेंगे, देखिए गैप 1 2 और 3 इंटू 3 कर दें, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 है, कितना पावर मीटर में दिया हुआ है, 10 पावर 5, अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये पॉजिटिव है, इसमें से ये कैंसिल, यानी 1/2 5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 10 पे 2, ठीक है, तो ये 15, और इसको ऐसे लिख दीजिए आप 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको कैंसिल करिए तो कितना आ गया 75, यानी 750, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखिए 4, क्यों, क्योंकि जब इसका एरिया निकाले हैं तो आप देख सकते हैं बेस के लिए 1 2 3 4 5, ये जो गैप है वो लिया जाएगा तो ये भी उतना ही होगा, और जब ये गैप कंसीडर करेंगे तो 1 2 3, ये 3 हो गया, जो पावर यहाँ पर लिखा गया उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले में बेस वाले में इनका और वर्टिकल वाले में इनका मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया 750 जूल, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें सीखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन में कहा है कि अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 3 किलोमीटर, डेप्थ कितना दिया हुआ है, मतलब आप हाइट समझ लीजिए वो 3 किलोमीटर है, हाइट कितना है 3 किलोमीटर,
द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर 2 इंटू 10⁻9, यानी हमको बी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻9, डन है। एंड डेंसिटी इज 10⁻3, रो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10⁻3, ठीक है, केजी पर। व्हाट इज द फ्रैक्शनल कंप्रेशन इन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम में कंप्रेशन पूछा तो आपको पता है कि फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस के लिए, V डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो मुझे तो इसी से मतलब है, उसको ऊपर कर दें तो डेल्टा V अपॉन V लिख दें, तो डेल्टा P अपॉन V। P के लिए क्या लिखा जा सकता है, हमको पढ़ाया गया है H रो G, और नीचे B तो है ही, वैल्यू पुट कर दें। H की जगह पर कितना, 3 किलोमीटर, यानी हम 3000 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। जो G की वैल्यू दे रखी है 10 रखी है, 10 रख दें, और इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी रो की, वो 10⁻3 दिया हुआ है। सारा ऐसा ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। और B की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻9, डन। देखिए क्या क्या, क्योंकि 3 किलोमीटर था तो इसको 3000 मीटर लिख सकते हैं। G की वैल्यू 10 रख लिया क्योंकि सिंप्लीफाई करना आसान होगा, तो 10⁻9 है। देखिए 3 10⁻3 ये है, 1 0 ये, और 3 और 1 4, और ये 3 7 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2 और 10�7, और नीचे कितना है 10⁻9। जब ये ऊपर जाएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना 1.5, यानी जो मेरी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.5, ऊपर गया तो निगेटिव 10⁻−2, 1.5 10⁻−2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड, डन है। इस फार्मूले का यूज किए हैं, एस को कन्वर्ट कर दिए हैं, सब दिया था, सारा एसआई में था तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बस 3 किलोमीटर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, मीटर में, डन है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग in a non-uniform tube is 20 centimeter per second at a point where the tube radius is 0.2 centimeter. फिर कह रहा है कि velocity at another point where the radius is 0.1 centimeter। देखिए हमसे पूछा है कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है, कोई नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, पहले उसकी स्पीड दे रखी है 20, कितना स्पीड दे रखा है v1 की वैल्यू, देखिए v1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसका रेडियस दे रखा है r1, वो दिया है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे वाले का रेडियस दिया हुआ है 0.1। हमसे v2 पूछा है, हमसे क्या पूछा है v2, ठीक है, पूछा है कितना होगा अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपको जब कंटिन्यूटी का इक्वेशन पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ाया जाता है a1 v1 इक्वल a2 v2। यहाँ पे अगर हम ट्यूब को कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, तो इसका घटा कि नहीं घटा, तो हम पहले वाले के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई r1 स्क्वायर v1, और यहाँ पर लिखें तो पाई r2 स्क्वायर v2 लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 0.2, ओपन कर दीजिए क्योंकि दोनों डेसिमल में कैंसिल करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिखिए 0.2 0.2, और v1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20, ठीक है। r2 की जगह पर लिखें तो 0.1, और यहाँ भी लिख दें 0.1, और हमको v चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, डेसिमल सब जैसे कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, 20 40 42 80, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई 80, क्यों, क्योंकि डेसिमल से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/10 ही तो आएगा ना, यहाँ भी 1/10 यहाँ भी 1/10, ठीक है, यहाँ पर 10 10 है तो नीचे का 10 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 2 2, तो 20 40 42 80, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डन है। समझ गया ना, बस इस इक्वेशन का यूज करिए। यहाँ के लिए हम लोगों ने r1 माना था और यहाँ के लिए हम लोगों ने क्या माना था r2, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए। देखिए क्वेश्चन 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर देंगे आराम से आंसर आएगा। बोला है 2 कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियाई 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास
दिया हुआ है जिसका रेडियस गिवन है, ठीक है। R1 की वैल्यू दे रखे हैं वो 0.2 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दे रखे हैं कितना 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ हाइट थ्रू विच लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। जब कैपिलरी ट्यूब में राइज की बात करते हैं तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है आपको पता होगा, हम लोग लिखते हैं 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। देखिए ये सब चीज h इक्वल 2t cos थीटा रो जी आर, तो ये सब चीजें तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी। बचा क्या h, तो क्या 1/r का रिलेशन नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर मुझे रेशियो चाहिए तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं h1/h2, ठीक है। क्या लिख दूं h1/h2, तो यहां पर जो आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा R2/R1, क्योंकि बाकी चीजें किसकी तरह बिहेव करेंगी कांस्टेंट की तरह। तो R2/R1 लिखे तो देखिए 0.4 और ये नीचे कितना हो जाएगा 0.2, डेसिमल कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2/1 इसका मतलब कौन सा करेक्ट है सेकेंड, 2:1 डन है, समझ गया ना। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला लिखा था h इक्वल 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, तो रो और जी तो कांस्टेंट हो गया, दिया नहीं है कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया सबके लिए सेम कहा है, तो h इक्वल h इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, तो h1/h2 R2/R1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ते समय ध्यान दिया होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या बोला, टू चार्जेस Q एंड माइनस Q, बोला है कंडीशन है कि जो Q की वैल्यू है वो ग्रेटर देन कैपिटल Q है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B, देन पॉइंट वेयर E 0। हमको पता है कि अगर E 0 होना है, मान लीजिए कहीं कंसीडर कर रहे हैं, बीच में तो कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का मास क्या है अलग अलग है। तो आपको पढ़ाया गया है कि जिसका मास ज्यादा होता है, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, डिस्टेंस उसके पास बिल्कुल रखते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये पॉइंट ए है तो ये ग्रेटर है, तो इसके इधर रखा जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर रखें। तो देखिए अगर Q की वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ A, इन बिटवीन A एंड B, राइट हैंड साइड ऑफ B E, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्यों, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो इससे थोड़ा सा गैप ज्यादा होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है गैप उससे ज्यादा होगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं F इक्वल क्या लिखा जाएगा कि बेसिकली टर्म में रखें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इक्वल F/Q लिखा जाता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, E इक्वल F/Q, ठीक है। तो जब यहाँ पर रखें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो AQ कैंसिल है, तो हम सीधे सकते हैं KQ/R², ठीक है। इसे सॉल्व कर दें, Q2 लिख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए अगर R कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, इसी नाते हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड, है ना। सिंपल फार्मूले पे था, याद रखिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा सा उससे अधिक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर गिवन देन फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए क्यों अच्छा है। आप देखिए जो हमको फिगर में दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, जबकि हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर हम यहाँ पर जो डाटा पोटेंशियल का एक्स के टर्म में दिया है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है, अगर पैरेलली चल रहे हैं तो। इसका मतलब अगर हम इधर से इधर आए तो देखिए ये चीज ऐसे, अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यानी हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं उधर से, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी जो आंसर आएगा वो निगेटिव में से ही कोई एक होगा। समझ लीजिए इस चीज को, क्या बोला, जैसे 0, 10, 20, 30 इधर पे है, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब हम उधर से मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो निगेटिव में से ही कोई एक होगा। अब कैसे निकालते हैं, हम लोग को पढ़ाया जाता है E इक्वल
V बाई डी। अब देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर लेंथ दे रखा है वो सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान देने वाली बात है, और जो पोटेंशियल ग्राफ है 10 का, तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं V की जगह पर 10 माइनस लगा लें, ठीक है, तो अगर यहाँ पर लगा रहे हैं 10 तो D की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी 1, इनके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है, तो 1/100 कर दें तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 1000। ठीक है, चूंकि निगेटिव होना चाहिए, डायरेक्शन दे रखा है, तो आप आई इसको बोल्ट और इसका तो मीटर कन्वर्ट कर ही दिए हैं, तो बोल्ट पर मीटर। तो कौन सा करेक्ट है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ। ठीक है, क्यों देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये लाइन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको लिख भी लीजिए। तो जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तब ना, यानी हम निगेटिव की तरफ चल रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लिखते हैं E = V बाई डी, तो 10 1/100 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ चला गया ऊपर, तो 1000 आई वोल्ट पर मीटर। डन है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इन सर्किट शोन इन फिगर। अब ध्यान दीजिए, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमारा जो है ये और ये अर्थ से ऐड है कि नहीं। अगर अर्थ से ऐड है तो क्या मैं उन दोनों को एक साथ सीरीज में मान लूं, क्योंकि दोनों किससे ऐड है, अर्थ से। और फिर इनके साथ जब निकाला जाएगा तो ये किसमें है, पैरेलल में। जब इन दोनों को सीरीज में ऐड किए तो ध्यान दीजिए, ये और ये किससे अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ से। जब अर्थ से कनेक्टेड है तो इन दोनों को मैं क्या मान लूं, सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज में डायरेक्ट, तो R + R 2R हो जाएगा, और वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 1/RP कर दें। देखिए 1/2R वो, और वो उसके साथ पैरेलल में है, तो 1/R + 1/R, एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, तो ये 1, ये 2 + 2 यानी 5/2R। रिजल्टेंट के लिए आरपी के लिए क्या कर दें 2R/5, तो कौन सा करेक्ट है 2R/5, ये रहा सेकेंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम, यानी वो जी की वैल्यू दे रखे हैं, जी की वैल्यू दे रखे हैं 20 ओम। ठीक है, इट रिक्वायर 0.01 एम्पियर, आई की वैल्यू भी दे रखे हैं, आई जी की वैल्यू 0.01। ठीक है, फिर कहें कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल भी दे रखा है कितना, V = 20 वोल्ट। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है R = V/IG - G। अब देखिए V की जगह पर कितना रख दें 20, IG की जगह पर कितना 0.01, और G की जगह पर 20 रखना ही है। तो क्या ये 1/100 होगा, देखिए इसको 1/100 लिख सकते हैं, जाएगा तो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2000, और ये 20, तो कितना हो गया 1980। तो कौन सा करेक्ट है, सेकेंड। ठीक है, ये तो आसान था, बस फार्मूले पे था। देखिए 27, देखिए कहा है कि पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड दे रखा है, कैपेसिटी इज 100 वोल्ट, इफ इट इज डिस्चार्ज देन डेवलप्ड एनर्जी। एनर्जी के लिए पूछा है हमको, सी की वैल्यू दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखा है। जब सी और वी पता है तो यू के लिए हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, हाफ CV² लिख दें। ठीक है, तो 1/2 4 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 माइक्रोफैरेड है, 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा,
और 100 है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, इसका सीधा मतलब है 10 पावर 4। क्यों? क्योंकि ये पावर के टर्म में है, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। अच्छा आंसर उसमें है, अपॉन 100 लिख दें, सीधा मतलब है 0.02। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला 0.02, फार्मूले पे ही तो था ये। ठीक है, इजी है। ट्वेंटी एट। देखिए इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा कुछ। क्वेश्चन में कहा है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इज 10 माइक्रोफैरेड। कितने का दिया हुआ है? 10 माइक्रोफैरेड, यानी सी की वैल्यू हमको गिवन है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कांस्टेंट K1 इक्वल टू एंड K2 इक्वल 4। अब देखिए अगर K1 की वैल्यू 2 दे रखा है और K2 की वैल्यू 4, ये तो चेंज होगा नहीं, डी तो सबके लिए सेम होगा। जब एरिया की बात करेंगे तो इसके लिए एरिया a/2 और इसके लिए भी एरिया क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम तो न्यू कैपेसिटेंस पूछा कितना होगा, तो हम एक काम करते हैं, हमको पढ़ाया गया है C इक्वल के C1 लिख दे रहे हैं, K1 तो K1 लिख दें, एप्सिलॉन नॉट, चूंकि एरिया हाफ हो गया है तो a/2 और नीचे क्या लिख दूं? d। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं K1/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। क्यों लिखे ऐसे? एप्सिलॉन नॉट a/d c के लिए लिख सकते हैं, और हमको पता है K1 की वैल्यू 2 दिया है और ये 2, इसकी जगह पर c लिख दें, तो देखिए इससे ये कैंसिल, c यानी वो 10 हो गया, यानी पहले की वैल्यू कितनी आ गई? C1 की वैल्यू 10 आ गई। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट दूसरे वाले के लिए लगाऊं तो देखिए C2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? C2 के लिए अगर C2 के लिए लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? K2 एप्सिलॉन तो रहेगा ही, यहाँ भी a/2 रहेंगे ही, और नीचे d। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ K2/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। अब ध्यान दीजिए K2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4, यहाँ पर दिया है 2 और इसकी जगह पर 10 ही लिख दें, ये कितना हो गया? 2 यानी 20। न्यू कैपेसिटेंस दोनों को ऐड कर दें, C न्यू चाहिए तो क्या कर दें? दोनों को ऐड कर दें, C1 प्लस C2 यानी 10 प्लस 20 30। कितना हो जाएगा ये? 30। कौन सा करेक्ट है? ये देखिए 30 वाला। डन है। चलिए नेक्स्ट, समझे है ना? बस इस कॉन्सेप्ट पे रखे हैं, फिगर को अरेंज किए हैं और यहाँ पर डाटा रखे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी थी 10 तो डायरेक्ट ऐड कर दिया। देखिए 29, क्वेश्चन में क्या कहा? देखिए कहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर की बात किया, तो अगर मैं बी सेंटर लिखूं, ठीक है, अगर मैं बी सेंटर लिखना हो तो हमको पढ़ाया गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस r, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम इट्स सेंटर along its एक्सिस। और अगर एक्सिस के लिए लिखें, बी एक्सिस की बात कर दें, तो पढ़ाया जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। सिर्फ फार्मूले का कमाल है। तो देखिए उसने कहा है कि जहां चाहिए तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3r है। एक्स की वैल्यू कितनी? तो क्यों ना मैं पहले इसी को सॉल्व कर लूं। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, तो एक्स जगह पर क्या लिख दूं? 3r। तो आर स्क्वायर प्लस 3r, इसका स्क्वायर है ना ये 3/2, तो यानी 9r स्क्वायर, और ये तो 10r स्क्वायर कितना? 3/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये हो जाएगा r3। क्यों? क्योंकि r मतलब बाई 2 है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इतना, सॉरी 10 पे 3/2 है, 10 पे कितना? 3/2। इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 10√10 और ये r3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया है, तो जो बी एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी
म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, इस पूरे की जगह पर कितना आया 10 इंटू 10√10 आर क्यूब। तो क्या आर स्क्वायर से, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो एक आर बचेगा, यानी म्यू नॉट आई, आर को इसके साथ कर दीजिए तो 2r, और यहाँ पर कितना हो गया 10√10। डन है, ठीक है। हमने बस इसको अलग से सॉल्व किया तो 10 पे 3/2 आ जाएगा, आर स्क्वायर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 10 3/2 को क्या लिख सकते हैं 10√10, ठीक है। आर क्यूब यहाँ पर रखे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो बस एक आर बचा, तो 2r 10√2। रेशियो चाहिए, तो रेशियो चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सेंटर और बी एक्सिस, वैल्यू सामने है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और जब यहाँ लिखा जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 10√10, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कहाँ चला गया ऊपर, यानी 10√10, 10√10, तो 10√10 कौन सा है फर्स्ट, ठीक है। सब लोग समझे हैं इस चीज को। चलिए देखिए हमने क्या किया, बस फार्मूले को रखा, एक्सिस का फार्मूला लगा है, यहाँ पर रखिए एक्स की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3r, क्योंकि उसने कहा था एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r, तो एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3r, इसको रख के सॉल्व किए, यहाँ पर इतना, और यही वैल्यू बस यहाँ पर पुट किए हैं, तो म्यू नॉट आई 10 3/2 को क्या लिख सकते हैं 10√10, यही रखा गया है यहाँ पर। डन है, चलिए नेक्स्ट। सब लोग समझे हैं ना। चलिए देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि इफ अ फेरोमेंट सब्सटेंस इज हीटेड, मतलब अगर कोई फेरोमेंट सब्सटेंस है उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहला क्या बोला, द डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक गेट्स देमसेल्फ कंप्लीटली, ये भी गलत है, ठीक है। फिर दूसरा बोला द मैग्नेटिक डोमेन्स बिकम इरेगुलर, तीसरा क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक डोमेन्स ऑफ अ फेरोमैग्नेट आर अनअफेक्टेड, नहीं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू डायमीटर, नहीं, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा सेकंड, क्यों, क्योंकि जब हम लोग उसको हीट करते हैं, देखिए जब हीट किया गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, डोमेन्स बिकम इरेगुलर, इरेगुलर हो जाता है, वो क्या हो जाएगा इरेगुलर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सेकंड। चलिए नेक्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्यों, क्योंकि जो फिगर के क्वेश्चन आते हैं तो एक फिगर के खासतौर पे ग्राफ में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे देखिए इसने क्या बोला, द करेंट आई इन अ कॉइल वेरी विद टाइम एज शोन इन फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम वुड बी। देखिए अच्छा क्वेश्चन क्यों है, जब ईएमएफ के लिए हम लोग को पढ़ाया जाता है, ईएमएफ के लिए तो -LdI/dt पढ़ते हैं, सारा कहानी इसी के लिए है, जितना भी इसमें प्रोसेस करना है हम dI/dt, क्यों, क्योंकि अगर ये I और T पे है यानी उसके स्लोप से मतलब है हमको, तो अगर मैं पहले वाले को कंसीडर करूं, यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इस वाले को कंसीडर कर रहा हूं तो ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव के टर्म में है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dI/dt, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, और तो और पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, dI/dt कुछ भी आए तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ईएमएफ, पूरे ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ये पूरा क्या हो जाएगा निगेटिव। वो हम ढूंढें कि निगेटिव कहाँ पर है, ठीक है। देखिए एक तो निगेटिव यहाँ दिख रहा है, एक निगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग की बात है, कांस्टेंट तो है नहीं, और इस वाले में क्या है कांस्टेंट है, तो पहले तो यहीं से पता चल गया एक तरह से ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, और ये इंक्रीजिंग में था, कांस्टेंट में ये, तो पहले वाले में फिर नेक्स्ट पे चेक कर लिया जाए। दूसरा यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या है dI/dt, सेकेंड वाले के लिए dI/dt, अगर मैं सेकेंड वाले के लिए निकालूं तो क्या यहाँ पर जो आएगा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि
पैरेलल हो गया है ना इसके, ये आई और टी का रिलेशन है, पैरेलल है, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब जीरो कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए जीरो दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चाहे तो तीसरे वाले को भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड है, थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो थर्ड वाले के लिए अगर मैं देखूँ तो डी आई अपॉन डी टी, अब आप ध्यान से देखिए, क्या इसकी वैल्यू निगेटिव है और कांस्टेंट भी है ना, निगेटिव भी है और कांस्टेंट, यानी जब इस चीज को यहाँ पर पुट किया जाएगा तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए पॉजिटिव है कि नहीं है इसमें, ठीक है, उसमें देखिए पॉजिटिव नहीं था और इस वाले में पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। समझे हैं, सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले वाले में क्या था, ऊपर की तरफ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखे इंक्रीजिंग में था तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा था तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब होल की वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो एक यहाँ मिल रहा था और एक यहाँ दोनों तो मिल ही नहीं रहा था, तो पहले ही दोनों गलत हो गया, ठीक है। जब सब कुछ चेक किए तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, देखिए देखिए 33 कह रहा है कि इफ अ वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी आर, मतलब आर में जो रेजिस्टेंस में दिया हुआ है उसके मतलब रेजिस्टेंस आर वी आर है, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए सी वी सी के लिए 2 वी आर दे रहा है, एंड अ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एल के लिए वी एल की वैल्यू जो दे रहा है 3 वी आर दे रहा है। देन फाइंड द सप्लाई वोल्टेज इन एल सी आर सर्किट। देखिए ये तो सिर्फ फार्मूले पे है, आप देख सकते हैं, अगर मैं वी नेट ही निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, सिर्फ फार्मूले पे रख दूँ, इसकी जगह पर क्या लिख दूँ, वी आर स्क्वायर, वी एल की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 3 वी आर है, यहाँ देखिए 3 वी आर रख दूँ, और यहाँ पे रख दूँ अगर सीधे मैं उस वाले के लिए तो 2 वी आर लिख दूँ। अब चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। अब आप देखिए ये कितना हो गया, वी आर स्क्वायर, और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, वी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 वी आर स्क्वायर, यानी इसका बाहर हो जाएगा तो वी आर रूट 2। तो वी आर रूट 2 कौन सा है, फर्स्ट वाला ही तो है, ठीक है, सिर्फ फार्मूले में रखे आंसर आ गया। नेक्स्ट, देखिए 34, समझिए 34 में कहा है कि क्वाइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 8 और इंडक्टिव के लिए 31, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस 25 ओम, ठीक है, कैपेसिटी के लिए उसने मतलब कैपेसिटर के लिए दे रखा है 25 ओम। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट, देन पावर फैक्टर, देखिए अगर पावर फैक्टर पूछा तो पावर फैक्टर के लिए सबसे पहले तो आप यही लिख दीजिए cos फाई आर बाई जेड, हमको आर की वैल्यू पता है 8, हमको क्या चाहिए जेड, तो अगर मुझे जेड चाहिए तो जेड के लिए हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो ये देखिए आर को आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दें प्लस इसकी जगह पर 31 रख दें और वो 25 दिया है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 64, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट में 100, और इसका मतलब ये क्या है 10, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, आर की वैल्यू 8 और जेड की वैल्यू 10, यानी 0.8, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, सेकंड, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट,
देखिए कहा है कि ए एंड बी वेक्टर आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबको पता है कि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ईच अदर, और दोनों 90 डिग्री पे रहते हैं और दोनों का फेस सेम रहेगा, इसलिए कौन सा करेक्ट है, ये, ठीक है। ई और बी दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी रहेंगे और दूसरे पे मतलब सेम डायरेक्शन में रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे, तो कौन सा करेक्ट है हम लोगों का, फोर्थ ऑप्शन। देखिए बोला है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इन सेम फेज। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जैसे देखिए उसने क्या बोला, टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन रेशियो, विड्थ का केस दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिलेशन है ये, हमेशा याद रखिएगा। I1 अपॉन I2 हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2, विड्थ का रेशियो है, ठीक है, और ये होता है A1 अपॉन A2 एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं तो क्या मैं A1 अपॉन A2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसके लिए W1 अपॉन W2, ठीक है। तो हमको पता है कि उसका रेशियो दे रखा है 1/25, यानी जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/5, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, 1/5। जब हमसे मैक्सिमम और मिनिमम का केस पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं I मैक्स अपॉन I मिनिमम। देखिए तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। यहाँ से A2 कॉमन लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 प्लस 1, ठीक है। नीचे भी लिखना चाहूँ तो A1 अपॉन A2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब A2 निकाले हैं यहाँ से तो A2 बाहर आया, तो A2 का स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे भी तो वही बाहर आएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसका स्क्वायर है। A1 अपॉन A2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1/5। तो A1 अपॉन A2 की जगह पर जब लिखूंगा 1/5 प्लस 1, तो ये देखिए, और नीचे लिखा जाएगा 1/5 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 5 1 जो 5 हो जाएगा, 6 यानी 6/5, और जब नीचे लिखूंगा तो 5 1 5, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो -4/5, है ना, स्क्वायर है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 2 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा 3 अपॉन -2 का स्क्वायर, यानी सीधा मतलब है 9/4, ठीक है। कितना आंसर इसका हो जाएगा, 9/4। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस इस रिलेशन का यूज किया, A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि जब I मैक्सिमम I मिनिमम पढ़ते हैं तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, हमने क्या किया, A2 कॉमन लिए, क्योंकि स्क्वायर था तो A2 स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ भी A2 स्क्वायर बाहर आएगा तो कैंसिल, A1 अपॉन A2 की जगह पर क्या रखे, 1/5, यही चीज की है बस, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, 9/4, वो फर्स्ट ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है दोनों के लिए, 20, आर प्लेस्ड विथ देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब उसको ऐसे रखा गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट सेंटर, द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ ऑयल। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कर दें, जो इसके बीच में जगह बच रहा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल से फिल कर दे रहे हैं। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका 1.7 ऑयल के लिए, और इसका ग्लास वाले सरफेस का दे रखा है, म्यूजी की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है। पूछा द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। पहले तो आप ये समझिए, कॉम्बिनेशन की है तो इसका फोकल लेंथ और इसका तो सेम होगा, इस वाले का निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम निकाल रहे हैं तो हमको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है फोकल लेंथ के लिए, 1/f इक्वल म्यू -1
1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले वाले के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, ग्लास वाले के लिए, तो मैं चलिए उसको 1/f1 मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1.5, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब चूंकि ये प्लेन है इसके लिए तो इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर 1/∞ माइनस, और ये जब रखा जाएगा तो -r, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.5 और r पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.5r, ठीक है। अब जो इसका होगा वही तो इसका होगा, यानी इस वाले के लिए भी 0.5/r ही हो जाएगा। अगर इस वाले के लिए निकालें, उसको 1/f2 बोल दें, तो आप देखिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.7, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1.7 माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों के लिए निकाला जाएगा, तो पहले के लिए 1 माइनस r माइनस 1/r। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0.7, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इंटू 2 माइनस 2r, यानी इसको सॉल्व कर दूं तो -1.4r हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे f नेट चाहिए, मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इनका तो सेम है, मतलब इसके का डबल कर दूं तो 1/f नेट निकालूं, देखिए इसी का डबल कर दे रहा हूं इस वाले का, तो इनका और इनका हो जाएगा तो 2 इंटू 0.5r, और इसका जब लिखा जाएगा तो प्लस लिखेंगे, तो जो माइनस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि जब प्लस लिखूंगा तो प्लस ब्रैकेट में माइनस, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्लस -1.4r, ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया 1/r माइनस 1.4r, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -0.4r, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं इसका, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी है 20, तो जो f नेट निकला देखिए तो r अपॉन माइनस लगा दें 0.4, तो ये 20, ये 4/10, तो चलिए 4/10, तो ये 5 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 50 माइनस 50, तो कौन सा करेक्ट है हम लोगों का फर्स्ट, ठीक है। देख लीजिए पहले तो हम रखे कैसे, जैसे जब ग्लास वाले को निकाले हैं तो 1.5 माइनस 1 किए, पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो 0.5r हो जाएगा, इनका और इनका तो सेम होगा, इसीलिए इस यहाँ पर क्या किए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। फिर जब आयल फील्ड है तो सरफेस की तरह काम करेगा, तो इसके लिए निकाले तो कितना दिया हुआ है 1.7, देखिए 1.7 माइनस 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे चूंकि ये निगेटिव क्यों हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं -r इनके लिए, फिर इधर वाले के लिए भी लिखा जाएगा तो r, तो ये दोनों कितना 2/-r लिख दिए तो -1.4r हो गया। अब जब f नेट निकाल रहे हैं तो पहले वाले का क्या किया डबल, क्योंकि इनका और इनका सेम है, तो 2 इंटू 0.5r, और दूसरे के रखे तो इसका निगेटिव आया था तो -1.4r, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना -0.4r, रेसिप्रोकल कर दें, देखिए f नेट पलट दे रहे हैं सीधे, तो r अपॉन 0.4, 4/10 ऊपर कर दिए, 4 से इसको डिवाइड किए तो -50, कौन सा करेक्ट है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 38 क्वेश्चन में कहा कि समझिएगा विच ऑफ द इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होता है भाई, दूसरा डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉइंट, तो देखिए इसमें फिर तीसरा देखिए मिरर्स ऑन हॉट समर डे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, जब उसमें खुद रिटर्न आ जाए, तो सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसमें लाइट क्या होती है पास होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए 39 कह रहा है फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन एच वी नॉट, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2 एच वी नॉट, यानी फोटोन की एनर्जी दे रखी है 2 एच वी नॉट, फॉल ऑन दिस सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ अ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मैक्स का केस है, मैक्सिमम वेलोसिटी
4 into 10 power 6 into per second. When the photon energy is increases to 5 hv naught, then maximum velocity of photon electron will be. पूछा है कि जब एनर्जी इतना होगा, ठीक है, 5 hv naught होगा, तो उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो आप एक फॉर्मूला समझिए, जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर हम लिख दें तो k max के टर्म में अक्सर हम लोग पढ़े हैं h v नॉट माइनस 5, तो ये वर्क फंक्शन है, w भी लिखते हैं। तो अगर मुझे पहले के केस में चाहिए, केस फर्स्ट में, अगर मैं लिखूं 1/2 m v1 स्क्वायर, ठीक है, तो हमको पता है कि केस फर्स्ट, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ केस फर्स्ट। तो इस पूरे की जगह पर, एनर्जी की जगह पर क्या दे रखा है, 2h v नॉट, 2hv दे रखा है, न्यू नॉट यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर जो दे रखा है h न्यू नॉट दे रखा है पहले से, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू है h है ना। फिर दूसरे वाले केस के लिए रखूं तो केस सेकेंड, अब आप देख सकते हैं उसने कहा है कि कितना हो गया है 5h न्यू नॉट, तो 5h न्यू नॉट है, हम वहां पर लिख दें सेम डाटा, तो 5h न्यू नॉट माइनस, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये तो फिक्स है, जब यहाँ पर निकाले तो 4h न्यू नॉट हो गया ना। अब ये दूसरे वाले का है, तो 1/2 m v2 स्क्वायर, तो कितना लिख दूं 4h न्यू नॉट, है ना। मुझसे पूछा क्या स्पीड, तो अगर स्पीड पूछा है तो इसको 1 मानते हैं और इसको 2, तो क्यों ना 2/1 कर दिया जाए। अगर 2/1 कर रहे हैं तो आप देखिए ये पूरा तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा v2/v1, इसका स्क्वायर है ना, ये पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऊपर है, कर दें तो v2/v1, तो ये रूट में 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी 2, सीधा मतलब है कि जो v2 की वैल्यू आई कितनी आ गई 2v आ गई, v2 वैल्यू कितनी आ गई 2v, ठीक है। अब देख एक सेकंड, कुछ दिया हुआ है डाटा, v1 की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 पावर 6, तो इसको रखना पड़ेगा v2 इक्वल 2 और v की जगह पर कितना 4 × 10 पावर 6, तो 8 हो जाएगा, 8 × 10 पावर 6। अब देखिए कौन सा करेक्ट है, 8 × 10 पावर 6, ये 4 वाला, ठीक है। हमने क्या किया, केस फर्स्ट में दे रखा था एनर्जी के टर्म में यही लिखते हैं, इसकी एनर्जी गिवन है 2h न्यू नॉट केस फर्स्ट में, और दूसरे वाले में ही कितना है 5h न्यू नॉट, जब रखे तो इसको सब्ट्रैक्ट किए तो केस फर्स्ट ये बनाए, ये लिखे, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो v2/v1, तो √4 था तो 2, तो v2 इक्वल 2v, और v की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व किया, आंसर आ गया, डन है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, देखिए कहा है कि मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन kg पर मीटर सेकेंड विल बी अप्रॉक्स। मोमेंटम पूछा, तो पहले तो आप ये समझिए हम लोगों को मोमेंटम के टर्म में पढ़ाया जाता है E = PC, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं E = mc² होता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता mc और c, इसको P लिख सकते हैं कि नहीं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से अगर P निकाल दें तो E/c लिख सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, E की जगह पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कितना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले उसको कन्वर्ट करिए, मेगा है तो 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10 पावर -19, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। C की वैल्यू रखें तो 3 × 10 पावर 8, 3 × 10 पावर 8। अब ध्यान से देखिए, ये अगर ऊपर जाएगा तो -2, क्योंकि 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 1.6/3, और ये हो जाएगा 10 पावर -21 हो गया, 16/3 कर दीजिए, 16/3 कर दें, 10 नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो 10 पावर 22 -22, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 16 था तो 3 5 15, 10 हो जाएगा 5.3 × 10 पावर -22, 5.3 × 10 पावर -22, कौन सा करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ दिखा हुआ है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है, 5.3 × 10 पावर -22
ये आपका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझे है ना। पी को कहाँ से लाए, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एमसी को क्या लिख सकते हैं, पी मास इंटू वेलोसिटी ही तो है। डाटा रखें, चूंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन में दिया था, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 10⁻6, क्योंकि हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसआई में रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, देखिए कहा है कि रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3। मुझे आर की वैल्यू दे रखा है कितना, 5.3 इंटू 10⁻−11। ठीक है, व्हाट आर द रेडियाई ऑफ देन n इक्वल टू एंड n इक्वल 3। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, याद होगा, हम लोग लिखते हैं आर एन इक्वल एन स्क्वायर आर। ठीक है, अगर इसको R1 मान लेते हैं तो यहाँ पर R1 लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर R2 के लिए पूछा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 तो 2 का स्क्वायर, और R1 की जगह पर क्या लिख दूँ, 5.3 इंटू 10⁻−11। चेक किया जाए, 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 4 5 जा 15, सॉरी 4 5 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 10⁻−11 डेसिमल एक नंबर पे। अच्छा, डेसिमल चेंज किया है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए यहाँ पर, और डिवाइड भी कर दूं तो कोई दिक्कत, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो 2.112 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻−10। अब मैच किया जाए कि कहाँ कहाँ है -10, तो बस सेकेंड वाले में है, देखिए बाकी यहाँ भी नहीं है। पहले R1 के लिए, फिर R2 निकाले, मतलब 3 के लिए निकालें तो कितना लिख दें, R3, तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर R1, तो 3 का स्क्वायर 9, R1 की वैल्यू कितनी, 5.3 इंटू 10⁻−11, तो 9 3 जा 27, 57 हो जाएगा, डेसिमल इतना, और ये कितना 10⁻−11। फिर वही काम अगर यहाँ पर वो कर दें तो सीधे 10 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, 4.77 10⁻−10। तो कौन सा करेक्ट है, सेकेंड। ठीक है, देखिए हमने इस फार्मूले का बस यूज किया है भाई, और कुछ नहीं किए हैं। R1 की वैल्यू दिया था, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि जब कर रहे हैं तो एक नंबर पे डेसिमल पे आ जा रहा है प्लस, और सब में 1 नंबर प्लस पे दिया था, इसलिए तो हमका हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहा है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये तो बहुत आसान है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधे। देखिए फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि जब उसकी स्पीड बढ़ती तभी तो गुलाम जो पर्सन को आगे करता है वो, इस नाते काइनेटिक एनर्जी हाई इनफ टू ओवरकम कूलम्ब्स रिपल्सन, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि जब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रिपल्सन जब अगेंस्ट मतलब काम करेगा तो बाहर निकल जाता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट, देखिए कहा क्या है, द फॉलोइंग फिगर शो अ लॉजिक गेट सर्किट विथ टू इनपुट ए एंड बी। ए और बी उसका इनपुट दिया हुआ है एंड आउटपुट सी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी और सी, फिर बताना है कि कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, ए टू बी सी आर शोन इन बिलो, बहुत आसान है। अब आप देखिए सी के लिए दोनों के लिए ऊपर बनाया है, इसका मतलब सी हाई है। ठीक है, और सी हाई होने का कंडीशन क्या है, जब ए और बी दोनों हाई हो, और वो सिर्फ किसमें पॉसिबल होता है, एंड गेट में। इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, थर्ड वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी ए और बी जब ज्यादा होगा तो सी भी क्या होगा, मेरा ज्यादा होगा, तो उस केस में हमारा कौन सा आंसर है, एंड गेट। चलिए नेक्स्ट,
देखिए क्या कहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर नहीं, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट नहीं, ट्राइवेलेंट तो होता नहीं है, ये तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर नहीं, ट्राइवेलेंट तो होता ही नहीं है एन टाइप में। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वैसे ही हो जा रहा है। चौथा, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम, यही होगा, क्योंकि जब एन टाइप होता है तो होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, और जो पेंटावेलेंट होता है, डोपेंट होता है, वो पेंटावेलेंट होता है। इसलिए कौन सा करेक्ट है, फोर्थ। डन है। देखिए 45 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला दिया है, अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, करेक्ट है ये। करेक्ट है क्यों, क्योंकि जब उसको हम लोग ऐड करते हैं जेनर डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, तो स्टेबलाइजर की तरह बेसिकली काम करता है, वो करंट को घटा बढ़ा सकता है, मतलब मेंटेन करता है एक तरह से, तो वो करेक्ट है। फिर कहा सेकेंड बी वाला कह रहा है, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट, गलत है। पूछे क्यों, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए पीएन जंक्शन के लिए, तो आपको पढ़ाया गया दो, एक सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए। अगर सिलिकॉन के लिए भी पढ़ते हैं तो सिलिकॉन के लिए हम लोग लिखते हैं बेसिकली 0.6 से 0.7 के बीच लिखा जाता है, और अगर जर्मेनियम के लिए लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है 0.3 से 0.35 के बीच में, इसके बीच में लिखा जाता है, ठीक है। इस नाते ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है। अब इसे मैच करिए, तो सेकेंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, रीजन यही है। देखिए अगर सिलिकॉन के लिए बेसिकली लिखना है तो 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक का होता है, और अगर जेमिनियम को लिखना है तो 0.3 से लेकर के 0.35 वोल्ट के बीच में होता है। इस नाते हम लोग का क्या है, यहाँ पर देखिए 0.1 से 0.3 दिया था, तो गलत है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपके जो पेपर हुआ है ईटीएस का, उसका सोल्यूशन है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे वैसे भी मिल करके पूछ सकते हैं। डन है, थैंक यू।